नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का अंश सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। आज हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक अंतरात्मा के विषय में कि लेखक ने उदाहरण दिया है इंग्लैंड के यहूदियों का। कहने का आशय ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे अन्याय सहन करने पड़ते हैं। वो अन्याय समाज का दूसरा वर्ग कभी सहन नहीं करता और ना ही उन्हें उनके प्रति हमदर्दी होती है, ना ही दर्द होता है, ना ही वे उनका सहारा बन करके उनके साथ खड़े होते हैं। तो सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक है कि यदि समाज का कोई वर्ग यदि अन्याय तले पिस रहा है, उसके साथ दोहरा व्यवहार यदि किया जा रहा है, अन्याय उसके प्रति हो रहा है, तो समाज का दूसरा वर्ग उससे प्रभावित होकर के उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए उस अन्याय के खिलाफ उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाए, तब एक मजबूत प्रजातंत्र जो है वो बन कर के सामने आता है। तो लेखक ने उदाहरण दिया है इंग्लैंड के यहूदियों का कि इंग्लैंड में यहूदियों की बात उदाहरण के रूप में लेकर के लेखक कहते हैं कि इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। तो लेखक क्या चाहते हैं? लेखक चाहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि वहाँ के ईसाई भी उनकी मदद करते। उस अन्याय के विरुद्ध वहाँ के ईसाइयों को भी उनका भी फ़र्ज बनता था कि वे भी उन यहूदियों के साथ खड़े हो, उनकी सहायता के लिए, उनके विरुद्ध उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध वे उनके साथ उठ खड़े हो। तो उस सार्वजनिक अंतरात्मा का उदाहरण हो सकता था। तो लेखक कहते हैं कि इंग्लैंड के ईसाइयों ने वहाँ के यहूदियों की कभी मदद नहीं की। वास्तव में वे तो इसे क्या करते थे? पसंद करते थे। तो वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे, यानी कि इंग्लैंड के ईसाई यहूदियों के साथ हो रहे व्यवहार को, दुर्व्यवहार को, अन्याय को पसंद करते थे। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की, वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। ये बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था और वह यह था पुराने ईसाई कानून। देखो क्या मदद की थी, क्या करता था इंग्लैंड का बादशाह। ये भी बड़ा व्यंग्य से भरा हुआ है। देखें उसकी मदद का अंदाज। पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत माता पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। ये पुराना ईसाई कानून था कि यदि कोई यहूदी बच्चा, माता पिता यदि दोनों मर जाते हैं तो उनकी जायदाद का उत्तराधिकारी वह नहीं हो सकता था। ऐसा कानून था, किसी और कारण से नहीं, केवल इसी कारण से कि वह यहूदी था। सिर्फ इस कारण से कि वो यहूदी था, इसका अन्य कोई कारण नहीं था कि उसे माता पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि वह यहूदी था। कहने का आशय ये है कि इंग्लैंड में यहूदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार, अत्याचार, अन्याय, शोषण उनका होता था, लेकिन वहाँ के ईसाई उनकी मदद किसी भी प्रकार से नहीं करते थे। तो लेखक कहते हैं कि सिर्फ इस कारण ऐसा होता था कि वह ईसाई नहीं था, यहूदी था। जो भी बची कुची संपत्ति हो, राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। यानी कि उसकी संपत्ति, यदि कोई यहूदी दंपति मर जाता है, यानी कि पति पत्नी दोनों मर जाए, तो उसकी संपत्ति जो भी होती है, बची कुछ जितनी भी संपत्ति होती है, उसके बच्चों को न दी जा करके राज्य के द्वारा हड़प ली जाती थी। राजा को ये सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था, वह बहुत खुश था। जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी, तो राजा इनकी दया याचिका लेकर के यदि राजा के पास उन मृत यहूदियों की संतान जब जाती थी, तो राजा क्या करते थे? देखो, राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था और शेष अपने लिए रख लेता था, बाकी का खुद के लिए रख लेता था। ये इस तरह से मदद करता था। तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था और शेष अपने लिए रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज़ ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं ही संघर्ष करना पड़ा। तो सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का ये एक उदाहरण है।
सार्वजनिक अंतरात्मा होने और ना होने का उदाहरण, यानी कि राजा कानून न होने के बावजूद भी यहूदी संतान द्वारा याचिका दायर करने पर वो थोड़ी सी संपत्ति दे देता था, तो ये यानी कि वो दया दिखाता था उन पर, तो ये सार्वजनिक अंतरात्मा के होने का उदाहरण है। और वहाँ के किसी ईसाई ने उनकी कोई मदद नहीं की, वहाँ के ईसाई लोग उनकी मदद नहीं करते थे, ये सार्वजनिक अंतरात्मा के ना होने का उदाहरण है। यानी कि इस प्रकार वो अन्याय को अकेले ही सहन करते थे, अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष स्वयं ही करते थे, यानी कि ईसाई लोगों ने उनकी मदद कभी नहीं की। तो देखो, आप अंडरलाइन करें, सार्वजनिक अंतरात्मा क्या है। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं कि जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है, यानी कि दुखी हो उठती है, यानी किसी के साथ भी अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आपके भीतर जो आत्मा है वह आत्मा विचलित हो जाए, दुखी हो जाए। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है। वो ये नहीं देखती है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है आदि, किस वर्ग का है, किस जाति का है, ये नहीं देखती हमारी आत्मा। तो क्या देखती है, उसके साथ हो रहे अत्याचार को देख करके दुखी हो उठती है, विचलित हो उठती है। इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उस अन्याय से कष्ट होता हो या ना होता हो, ये व्यक्तिगत रूप से यानी कि सामने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से व्यक्तिगत तौर पर चाहे देखने वाले को कष्ट हो या ना हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन यानी शिकार भोगने वाला हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है, वो होती है सार्वजनिक अंतरात्मा। क्या समझे आप क्या समझे, आप क्या इस बात को समझे कि सार्वजनिक अंतरात्मा वह अंतरात्मा होती है जो किसी के साथ हो रहे अन्याय को, अत्याचार को देख कर के विचलित हो उठती है, दुखी हो उठती है और बिना जाति धर्म आदि का भेदभाव किए उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो जाती है उस अन्याय के विरुद्ध। वो होती है सार्वजनिक अंतरात्मा। वो ये नहीं देखती कि ये जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो किस जाति किस धर्म का है, और भले ही उसको खुद को फ़र्क ना पड़े, यानी कि खुद को नुकसान ना भी हो उससे, लेकिन फिर भी वो दुखी होकर घबरा करके और उसके साथ उस अन्याय के विरुद्ध कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो जाती है। वो होती है सार्वजनिक अंतरात्मा। आप अफ्रीका का उदाहरण लें, एकदम ताज़ा उदाहरण। यहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय है, क्या नहीं है? भारतीय कहने का आशय, दक्षिण अफ्रीका में क्या है, रंग भेद की नीति अपनाई जाती है, काले गोरे के साथ भेदभाव किया जाता है। तो श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं, यानी कि जो गोरे हैं, श्वेत चमड़ी अर्थात जो गोरे लोग हैं उनको कुछ असुविधा नहीं, क्योंकि गोरे लोगों के साथ वहाँ पक्षपात नहीं होता, काले लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, देखो कहने का आशय क्या है, लेखक क्या कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत सुंदर उदाहरण लेखक ने लिया जहाँ रंग भेद की नीति चलती है। तो वहाँ पर गोरे लोगों को कोई असुविधा नहीं इस बात की, क्योंकि उनके साथ कोई अन्याय होता नहीं है। लेकिन फिर भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं क्या है, जो गोरी चमड़ी वाला, इनकी गोरा है, श्वेत चमड़ी वाला है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है, यानी कि उसके साथ तो अन्याय नहीं हो रहा है, काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। किंतु रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं गोरा है, गोरी चमड़ी वाला है, किंतु वो क्या कर रहा है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है किसके विरुद्ध, इस रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा है कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया है। इससे आप क्या समझते हैं? देखो, यानी कि वे श्वेत चमड़ी वाले होने के उपरांत भी, यानी कि गोरे होने के उपरांत भी का आशय ये है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, किंतु फिर भी किसी अन्य के साथ भेदभाव होता देख करके वे उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस संघर्ष में खड़े हो गए हैं। तो ये क्या कहलाती है? यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। यानी कि गोरे लोगों को उस रंग भेद की नीति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, किंतु फिर भी वे आकर के और उन काले लोगों के संघर्ष में भाग लेते हैं इस रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए। तो ये सार्वजनिक अंतरात्मा का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपको व्यर्थ चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं, मैं अपने मन में सोचता रहता हूँ दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं का क्या आशय है कि यहाँ नहीं, हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं, यानी कि वहाँ जो हो रहा है रंग भेद की नीति अपनाई जा रही है उसका विरोध करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं
मैं अपने मन में सोचता हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति, पृथक्करण की यानी कि अलग करना, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, काले को गोरे से अलग करना, यानी कि काले और गोरे की दोनों के प्रति अलग अलग प्रकार की नीतियाँ अपनाना, पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बायबेला मचाते हैं। बायबेला का क्या मतलब होगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो शोरगुल हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरुद्ध संघर्ष में खड़े होकर के शोरगुल करना, यानी कि विरोध स्वरूप शोरगुल करना, विरोध के साथ शोरगुल करना, उसे बायबेला कहेंगे। जानते हैं कि अंडरलाइन करें, हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है का क्या आशय है, यानी कि हमारे हर गांव में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती है, दलितों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जाता है, दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, यानी कि हमारे हर गांव में इस प्रकार का भेदभाव अपनाया जाता है। लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का ना हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। लेकिन कहते हैं कि मैंने ऐसा यहाँ पे कोई नहीं देखा जो खुद दलित वर्ग का नहीं है, लेकिन फिर भी दलित वर्ग के साथ उठ खड़ा हुआ है। किसके विरुद्ध? इस भेदभाव की नीति के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। तो लेखक क्या कहते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा का अभाव है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैदी बने रहेंगे। हम अपने में और अपने भारत में कैदी बने रहेंगे। क्या आशय है, यानी कि दलित जातियाँ अपने ही देश में कैदी जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्या कहते हैं लेखक कि हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका की ही भांति असमानता का व्यवहार किया जाता है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश की जो दलित जातियां हैं वो अपने ही देश में कैदी के रूप में जीवन जीने के लिए विवश हो जाएगी। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। इन सबसे भी विद्रोह की भावना बढ़ती, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा होता है। क्या कहते हैं लेखक कि जो अल्पमत वाले हैं वे इस अन्याय के तले पिस रहे हैं। किस अन्याय के तले? उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करेंगे जिससे कि वे इस अन्याय से मुक्त हो सके। यानी कि बहुमत वाले यानी कि जो जिनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं हो रहा है, वे यदि उनकी कभी सहायता नहीं करेंगे तो इन सबसे क्या होगा, इन सबसे विद्रोह की भावना बढ़ती है, विधान विरोधी विद्रोह की भावना पैदा होती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाता है। ऐसा करने से कहने का आशय ये है कि भारत में दलितों के साथ जो भेदभावपूर्ण बर्ताव हो रहा है, इससे प्रजातंत्र संकट में जा सकता है। लेखक के कहने का आशय ये है कि प्रजातंत्र को खतरा हो सकता है। जो कुछ मैंने कहा वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है लेखक का जो कथन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे महान विद्वान हुए हैं, जैसे गौतम बुद्ध है, संत कबीर है, विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, महात्मा गांधी है, आदि अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, अपने जीवन को समर्पित किया है। तो कहने का आशय ये है कि बिल्कुल ऐसा हमारे देश में नहीं है कि इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध किसी ने आवाज़ नहीं उठाई हो, ऐसा नहीं है। जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया है। क्या हो, भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, यानी प्रभाव पड़ा, ये सब उसी का चित्र मात्र है, यानी कि जो ये उसी का परिणाम है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक बातें हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि पिटे पिटाई सिद्धांत ना होकर के लेखक ने जो कुछ भी देखा है, अनुभव किया है, वो उनके अनुभव का ही परिणाम है। तो इस प्रकार लेखक ने सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक जो बातें बताई है, एक बार फिर से हम उनको रिपीट कर लेते हैं, दोहराते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहली बात सरकार का निषेध, दूसरी विरोधी दलों का होना, तीसरी बात कानून और शासन की दृष्टि में समानता, फिर चौथी बात जो विधान संबंधी नैतिकता, पांचवी अल्पमत की उपेक्षा न करना, छठी बात नैतिकता का पालन करना, सातवीं सार्वजनिक अंतरात्मा, नैतिकता का पालन यानी कि राजनीति में नैतिकता का होना भी अनिवार्य है। बिना नैतिकता के राजनीति जो है वो किसी काम की नहीं। सार्वजनिक अंतरात्मा, और एक बिल्कुल हमने और पढ़ी थी, वो सिविल कार्यालय और राजनीतिक कार्यालय का पृथक होना, तो उसमें होगा कार्यपालिका का स्वतंत्र होना। ठीक है, तो ये सारी जो है आपके सफल
प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें थी जो हमने पढ़ी। तो देखिए फिर आप बात करते हैं हम प्रश्नों की। प्रश्न लिखा होगा आपने, सार्वजनिक अंतरात्मा किसे कहते हैं? बिल्कुल, और लिखें आप, हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। प्रश्न लिखें, हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। लेखक का ये कथन किस संदर्भ में कहा गया है, या कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर आप एक प्रश्न लिखें, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें अंडरलाइन कर दें आप। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ तक अंडरलाइन करके और इसके आगे आप लिखें कि डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर अंबेडकर यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये कहना ठीक है कि बहुमत वालों से उनको कभी सहायता नहीं मिली है और नहीं मिलेगी? ठीक है, तो ये कथन किस संदर्भ में कहा गया है तथा किस हद तक सही है। ठीक है, ये प्रश्न लिखना है आपको। तो आप क्या लिखेंगे कि सार्वजनिक अंतरात्मा प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका आशय यह है कि किसी अन्याय का विरोध भेदभाव त्याग कर करना चाहिए, यानी कि अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो बिना भेदभाव के हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति की रक्षा हमें करनी चाहिए। इसी संदर्भ में लेखक ने ये बात कही है। और दलित जातियाँ जो है बहुत समय से भेदभाव और अन्याय का शिकार रही है। तो लेखक का कहना है कि सार्वजनिक अंतरात्मा के न होने से ऐसा हो रहा है, तो वे अन्याय सहते रहेंगे और उच्च जाति वालों से उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सके। तो ये कथन जो है, लेखक क्या कहते हैं, ये कथन लेखक को सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि यदि ध्यान से देखा जाए तो गौतम बुद्ध है, संत कबीर है, अभी बताया मैंने आपको, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि अनेक महापुरुषों ने इस अन्याय का विरोध किया है। महात्मा गांधी का तो सबसे बड़ा योगदान है। दलितों में सामाजिक चेतना जगाने में गांधी जी अग्रणी है। प्रेमचंद, निराला, बच्चन, अनेक साहित्यकारों ने भी अपने साहित्य के माध्यम से इस कार्य में अपना योगदान दिया है। तो इसे हम ये तो नहीं कह सकते कि कभी मुक्त नहीं या कभी किसी प्रकार की सहायता बहुमत वालों से प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। और देखें जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं वो देख लेते हैं हम कि कौन से प्रश्न आ गए हैं। जो आ गए हैं बिल्कुल आपको उन प्रश्नों को नहीं दोहराना है, रिपीट नहीं करना है, लेकिन जो प्रश्न बच गए हैं, नहीं आए हैं और महत्वपूर्ण हैं तो वे प्रश्न आपको बिल्कुल ज़रूर करने हैं। तो देखें, सत्तारूढ़ से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता ज़रूर है। सत्तारूढ़ से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो दल बहुमत प्राप्त होता है और जिसकी सरकार बनती है वो सत्तारूढ़ कहलाता है। तो किसी समय सरकार बदलते ही सरकारी कर्मचारी बदलने अथवा हटा देने की परंपरा किस देश में थी? हमने पढ़ी थी अमेरिका की विकृत पद्धति। ऐसा अमेरिका में होता था। जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तब उनका नेता कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन उनका नेता था। ये चीज़ें आपको पता है सब। तो देखिए, लघुत्रात्मक प्रश्नों की हम बात करते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन ने तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से इनकार क्यों कर दिया था? क्यों इनकार कर दिया था आप जानते हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं ही ये विधान बनाया था। अमेरिका का ये विधान था। क्या था अमेरिका का विधान? अमेरिका का विधान था कि कोई भी एक व्यक्ति एक से अधिक बार क्या नहीं बनेगा, राष्ट्रपति नहीं बनेगा। यानी कि अमेरिका में वहाँ के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और इंग्लैंड की राजा के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह इसीलिए किया था, विद्रोह करके वहाँ प्रजातांत्रिक शासन स्थापित हुआ था। और जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अपने ही बनाए हुए नियम के विरुद्ध जाकर वो तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। सार्वजनिक अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? अम्बेडकर जी ने इसे किस प्रकार प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक बताया? तो ये प्रश्न हमारा आ चुका है, लिख दिया हमने, आप दोबारा नहीं करेंगे तो चलेगा। इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए क्या क्या सहूलियत व सुविधाएं हैं? बिल्कुल ये प्रश्न आपको करना है। इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए क्या क्या सहूलियत और सुविधाएं हैं? हम पढ़ के आए हैं कि बिल्कुल उसको सरकारी खजाने से प्रधानमंत्री की तरह ही वेतन दिया जाता है और उसको एक सचिव, सांकेतिक, लेखक, अन्य कर्मचारी
दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए उसके कार्यालय हेतु एक अलग से कक्ष दिया जाता है उसको, ठीक है। फिर देखें निबंधात्मक प्रश्नों की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सफल प्रजातंत्र के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल आपको ये प्रश्न करना है। क्या लिखेंगे आप? प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होने चाहिए, सरकार का निषेध होना चाहिए, प्रजातंत्र में शासक दल की गलत नीतियों पर नियंत्रण के लिए सशक्त विरोधी दल होना चाहिए, कानून की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए यानी कि शासन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, सरकार को कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए, विधान संबंधी नैतिकता का पालन करना चाहिए, अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए, राजनीति और नैतिकता को अलग नहीं मानना चाहिए, क्यों बिना नैतिकता की राजनीति दूषित हो जाती है, और सार्वजनिक अंतरात्मा का होना भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ये 8 बातें जो है ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 8 की 8 बातें अभी याद हो गई होगी और परीक्षा तक आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आए तो पूरे 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है ये। फिर देखें दूसरा जो प्रश्न है निबंधात्मक, भारत में प्रजातंत्र की कौन कौन सी कमियां आपको नज़र आती है, इनके निराकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो ये व्यवहारिक प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, तो ये प्रश्न भी आपको आवश्यक रूप से करना है। तो भारत में क्या सबसे बड़ी समस्या आपको, हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है इसमें सबसे बड़ी आपको जो कमी है वो क्या नज़र आती है। तो देखिए सबसे बड़ी कमी तो ये है कि भारत में कितने सारे राजनीतिक दल हैं, यानी कि भारत में अनेक राजनीतिक दल है और चुनाव जो है वो दल विहीन प्रत्याशी भी लड़ सकते हैं। तो राजनीतिक दलों की संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो स्वतंत्र प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। तो केंद्र और राज्यों में चुनाव जो है वो भी अलग अलग करवाए जाते हैं, तो वो भी क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए केंद्र और राज्यों में चुनाव। भारतीय राजनीतिज्ञ जो है वो सिद्धांतहीन है। क्यों सिद्धांतहीन क्यों कहा उन्हें? क्योंकि वो कभी भी दल बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। तो दल बदल खूब होता है चुनाव में, धन बल, धर्म, जाति, अपराधी प्रकृति से लोग प्रभावित करते हैं, यानी कि धमकी देकर के आदि लोगों को फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन बातों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों की आय की जांच होनी चाहिए और उनकी आय के स्रोतों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सभी लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए, किसी अधिकारी और कर्मचारी पर अनुचित दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। तो ये सारी कमियां जो है हमारे प्रजातंत्र में, तो इन कमियों के निराकरण हेतु मैं लोगों को अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए प्रेरित करूंगा और साथ ही साथ इस विषय पर अपने अभिभावकों से लोगों से चर्चा करने के लिए आग्रह करूंगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक प्रश्न है, बिल्कुल ये भी आप उसमें कॉपी में ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपने सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंप्लीट। और इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहीं पे पूरा करते हैं और उसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।